हाय फ्रेंड्स, सोशोलॉजी 10,000 एमसीक्यू सीरीज का ये है पार्ट 42। क्वेश्चन नंबर 2051 से क्वेश्चन नंबर 2100 तक। सोशोलॉजी का ये 10,000 एमसीक्यू सीरीज आपको सोशोलॉजी एनटीए यूजीसी नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है। प्रैक्टिस के टाइम यूट्यूब में वीडियो का स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, 1.5 या 2x में देख सकते हैं, नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल SN एपिस्टिम में वो PDF डाउनलोड करके उसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस पार्ट्स पाने में दिक्कत होगी तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, जैसे 10,000 MCQ सोशोलॉजी 10,000 MCQ पार्ट 1, 2, 3 जो भी चाहते हैं बाई ईश्वर मोहंती। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 42। क्वेश्चन नंबर 2051 ए मैनेजर सीकिंग टू रेज प्रोडक्टिविटी वुड इंडल्ज इन DS एक्शन। उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करने वाला एक प्रबंधक DS क्रिया में शामिल होगा। किस टाइप का एक्शन में, वो किस टाइप का एक्शन लेगा या किस टाइप का एक्शन में शामिल होगा मैनेजर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। A इमोशनल, B ट्रेडिशनल, C कॉर्पोरेट और D रैशनल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रैशनल, तर्क संगत, जो मतलब मीन्स एंड को कैलकुलेट करके वो जो एक्शन होता है कि ऐसा मीन्स होगा तो ऐसा एंड होगा, तो वैसे गोल ओरिएंटेड है। क्वेश्चन नंबर 2052 द इंडस्ट्रियल सिस्टम रिक्वायर्स स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी एट। औद्योगिक प्रणाली को किस स्तर पर कौशल और योग्यता की आवश्यकता होती है। A मैनेजरियल लेवल, B वर्कर्स लेवल, C ऑल लेवल्स और D टेक्नोलॉजिकल लेवल। किस लेवल में स्किल्स और कॉम्पिटेंस की आवश्यकता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C ऑल लेवल्स, सभी स्तरों में। प्रबंधकीय स्तर, श्रमिकों का स्तर या तकनीकी स्तर, सभी स्तरों में स्किल या कॉम्पिटेंसी का मतलब रिक्वायरमेंट रहता है। किसी भी लेवल में इनकम्पिटेंस या अनस्किल्ड होंगे तो जो प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2053 DS would constitute an impediment to industrial growth। DS औद्योगिक विकास के लिए एक बाधा का गठन करेगा। ऑप्शन है A रिच मिडिल क्लास, B एनलाइटेंड पॉलिटिकल लीडरशिप, C traditions and customs, D absence of specialized labor। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी absence of specialized labor। विशेष श्रम का अभाव जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बाधा उपजाएगा या मतलब इम्पेडिमेंट, ऐसे बैरियर्स जैसे काम करेगा कि स्पेशलाइज्ड लेबर नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इम्पैक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 2054 असाइनमेंट ऑफ जॉब्स इन द इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज बेस्ड ऑन। औद्योगिक समाज में नौकरियों का असाइनमेंट किस पर आधारित है। A कास्ट, B फैमिली स्टाटस, C टेक्निकल स्किल और D रेशियल प्रेफरेंसेस। असाइनमेंट ऑफ जॉब्स इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब जॉब जो असाइन किया जाता है वो किस पे आधारित होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C टेक्निकल स्किल, तकनीकी कौशल, कि आपके पास स्किल है, टेक्निकल स्किल है तो ये जॉब आपको मिलेगा, जो मतलब जॉब रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 2055 An industrial society differs from a traditional society in। एक औद्योगिक समाज एक पारंपरिक समाज से अलग होता है। कैसे, मतलब कैसे अलग होता है, क्या डिफरेंसेस क्या है। A क्लास डिस्टिंक्शन, B सोशल मोबिलिटी, C एग्जिस्टेंस ऑफ मिडिल क्लास और D ऑल द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द एबव। क्लास डिस्टिंक्शन जो है मतलब
ट्रेडिशनल सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ज़्यादा है। मतलब क्लास का तो कंसेप्ट ही इंडस्ट्री से निकल के आया है, तो क्लास डिस्टिंक्शन जनरली इंडस्ट्रियल सोसाइटी को हम समझेंगे। सोशल मोबिलिटी वो भी मतलब इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ही ज़्यादा होता है, ट्रेडिशनल सोसाइटी में ना के बराबर सोशल मोबिलिटी। और एग्जिस्टेंस ऑफ मिडिल क्लास, जो ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास या एग्जिस्टेंस ऑफ मिडिल क्लास का मध्यम वर्ग का अस्तित्व, ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ही आया। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में इस टाइप का कंसेप्ट नहीं था, मतलब दूसरे टाइप का होगा, लेकिन जो मिडिल क्लास या उस टाइप का जो कॉन्सेप्ट ग्रो किया तो वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी या उस टाइप का जो मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बाद ही इस टाइप का कंसेप्ट जो आया। जैसे एजुकेटेड लोग या प्रोफेशनल लोग वो सारे मिडिल क्लास फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2056 इफ इंडस्ट्रियलिज्म रेफर्स टू ए फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी, यदि उद्योगवाद एक पूर्ण औद्योगिक समाज को संदर्भित करता है तो क्या, मतलब इसका मीनिंग क्या है? इफ इंडस्ट्रियलिज्म रेफर्स टू ए फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी, ए यूरोपियन सोसाइटी इज फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड, बी इंडियन सोसाइटी इज फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड, सी अमेरिकन सोसाइटी इज फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड, और डी फुल इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज नॉट येट बीन अचीव्ड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, पूर्ण औद्योगिक अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब फुल इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज नॉट येट बीन अचीव्ड, क्योंकि सभी फील्ड में, सभी स्पीयर में जो मशीन या टेक्नोलॉजी जो है वो ह्यूमन बीइंग को या मैन को रिप्लेस नहीं कर पाया है। आज भी ह्यूमन लेबर या जो मैन पावर की मतलब आवश्यकता होती है, तो इसी वजह से मतलब फुल्ली किसी भी सोसाइटी अब तक फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं है, किसी भी कंट्री या किसी भी सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 2057 द इकोनॉमिकली एडवांस्ड नेशंस आर नॉट येट फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड बिकॉज, आर्थिक रूप से उन्नत राष्ट्र अभी तक पूरी तरह से औद्योगिकृत नहीं हुए हैं क्योंकि A. They remain bound by tradition. B. Man is slow to accept the new order. C. Machine has not replaced man in every sphere of activity. D. All the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। गतिविधि के हर क्षेत्र में मशीन ने मनुष्य को प्रतिस्थापित नहीं किया है, रिप्लेस नहीं किया है। मशीन या टेक्नोलॉजी ह्यूमन या ह्यूमन लेबर को, मैन पावर को फुल्ली रिप्लेस नहीं किया है। अब अभी भी हम कुछ बहुत सारे स्फीयर में हम ह्यूमन लेबर या मैन पावर की आवश्यकता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2058 केसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन, औद्योगिकरण के मामले किस में अंतर के कारण भिन्न है? A. Methods and policies. B. Resources of societies. C. Relative state of earlier backwardness. D. All the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, all the above. Cases of industrialization are different because of differences in methods and policies, resources of societies, relative state of earlier backwardness. तरीके और नीतियाँ, समाज के संसाधन और पहले के पिछड़ेपन की सापेक्ष स्थिति। जो रुस्तु है वो 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बोले हैं। वो जो 5 स्टेजेस के बारे में बोले हैं, एक है ट्रेडिशनल सोसाइटी, देन प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ, देन टेक ऑफ, देन 4th स्टेज है ड्राइव टू मैच्योरिटी, और 5th स्टेज है एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। रुस्तु कि आर्थिक विकास के 5 चरण, पारंपरिक समाज, टेकअप करने के लिए पूर्व शर्त और टेकअप, देन ड्राइव टू मैच्योरिटी, देन उच्च सामूहिक खपत का चरण। तो जो भी कंट्री या जो भी नेशन जिस
मतलब स्टेज पे है, उसी हिसाब से उसका मेथड, पॉलिसी या रिसोर्सेस वैसे होगा। क्योंकि कोई भी स्टेट जो मतलब एज ऑफ हाई मास कंजप्शन में है तो उसको उसका पिछले स्टेज में रहने वाली स्टेट या कंट्री जो फॉलो करेगा तो ठीक से वो मेथड्स, पॉलिसी, रिसोर्सेस काम नहीं करेगा। तो जिस स्टेज में जो कंट्री है उसी हिसाब से उसका मेथड्स, पॉलिसीज, रिसोर्सेस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2059 Talcott Parsons universalistic achievement pattern is central to the डैश सोसाइटी। टालकट पार्सन का सार्वभौमिक उपलब्धि पैटर्न डैश समाज के लिए केंद्रीय है। ए ट्राइबल, बी फ्यूडल, सी एग्रीकल्चर और डी इंडस्ट्रियल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंडस्ट्रियल, औद्योगिक। टालकट पार्सन्स जो बेसिकली जो 4 पैटर्न के बारे में बोले हैं, यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट, यूनिवर्सलिस्टिक एस्क्रिप्शन और पर्टिकुलरिस्टिक अचीवमेंट और पर्टिकुलरिस्टिक एस्क्रिप्शन। तो इसमें जो यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट, ये इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी को हम समझेंगे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इस टाइप का पैटर्न देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2060 द इंडस्ट्रियल सोसाइटी रिक्वायर्स एन एजुकेशन सिस्टम। औद्योगिक समाज को एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो ए परपेचुएटिंग क्लासिकल लर्निंग, बी एम्फसाइजिंग रिलीजन, सी सूटेड टू द नीड्स ऑफ टेक्नोलॉजी और डी डिजाइन टू प्रोड्यूस स्किल्ड लेबर। इसका करेक्ट आंसर जो है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, प्रौद्योगिकी की जरूरतों के अनुकूल होना। जो एजुकेशन है वो एजुकेशन शुड बी सूटेड टू द नीड्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो किस टाइप का टेक्नोलॉजी क्या नीड करता है, किस टाइप का टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी उस टाइप का एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम सूटेड टू द नीड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इस टाइप का एजुकेशन सिस्टम रिक्वायर करता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 2061 लेबर फोर्स इन द इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। औद्योगिक समाज में श्रम शक्ति की विशेषता है ए हाई डिफरेंशिएशन, बी होमोजेनिटी, सी ट्रेडिशनल स्किल्स और डी स्ट्राइक्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हाईली डिफरेंशिएशन, उच्च विभेदन। ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो लेबर फोर्स है वो हाईली डिफरेंशिएटेड है। हाईली डिफरेंशिएशन जो है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी का लेबर फोर्स में दिखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2062 डिस्पाइट स्टेट इन्वॉल्वमेंट the individual remains free in the industrial society because। राज्य की भागीदारी के बावजूद व्यक्ति औद्योगिक समाज में स्वतंत्र रहता है क्योंकि ए कैपिटलिज्म डिपेंड्स ऑन प्राइवेट एंटरप्राइजेस, बी ही कैन फॉर्म एसोसिएशंस ऑफ चॉइस, सी ही कैन चूज हिज ऑक्यूपेशन, डी ऑल द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पूंजीवाद निजी उद्यमों पर निर्भर करता है। और बी में है वो पोषण के संगठन बना सकता है और सी में वो अपना पेशा चुन सकता है। तो ऊपर के सभी जो है ये करेक्ट होगा क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब कैपिटलिज्म क्या करता है, मतलब डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करता है। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ही कैपिटलिज्म मतलब इजीली ग्रो करता है, नहीं तो दूसरे सोसाइटी में कैपिटलिज्म ऐसे ग्रो नहीं करता है। कम्युनिज्म का लीजिए, ऑटोक्रेसी का लीजिए, वहाँ कैपिटलिज्म मतलब कंट्रोल रहता है, तो ओपन नहीं होता है, मतलब सप्लाई एंड वो जो फ्री मार्केट का कंसेप्ट जो ठीक से काम नहीं करता है। डिमांड सप्लाई का जो लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई वो ठीक से नहीं चलता है दूसरे सोसाइटी में। तो इसलिए कैपिटलिज्म जो है वो डेमोक्रेसी में ही
मतलब ठीक से काम करता है। तो कैपिटलिज्म मतलब इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो कैपिटलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, तो कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी के साथ आता है, तो डेमोक्रेसी के साथ आता है तो ही मतलब सिटीजन जो है वो फ्री होते हैं कि एसोसिएशन फॉर्म कर सके, खुद का ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2063 लार्ज किनशिप ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्प्लिट अप ड्यू टू ग्रेटर, बड़े नातेदारी या रिश्तेदारी संगठन किसके कारण अलग हो गए हैं? ए जियोग्राफिकल मोबिलिटी, बी सोशल मोबिलिटी, सी मोबिलिटी नेसेसिटेटेड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन और डी ऑल द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द एबव। भौगोलिक गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता, औद्योगिकरण द्वारा आवश्यक गतिशीलता, मतलब ये ऊपर के सभी जो है इसके वजह से जो लार्ज किनशिप ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अलग हो रहे हैं, मतलब स्प्लिट अप हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2064 द इंडस्ट्रियल सोसाइटी टेंड्स टू क्रिएट, औद्योगिक समाज क्या बनाने की प्रवृत्ति रखता है? ए स्पेशलिस्ट इन एवरी स्फीयर, बी स्किल्ड मैन पावर, सी इंक्रीज्ड लेवल ऑफ लिटरेसी, डी ऑल द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द एबव। इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये बनाने के लिए प्रवृत्ति रखता है कि हर क्षेत्र में विशेषज्ञ, कुशल जनशक्ति और साक्षरता का बढ़ा हुआ स्तर, ऊपर के सभी जो है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो हो ये चाहता है कि इस टाइप का हो। क्वेश्चन नंबर 2065 इन द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एग्रीकल्चर इज, औद्योगिक समाज में कृषि जो है वो क्या है? ए वे ऑफ लाइफ, बी जस्ट अनदर इंडस्ट्री, सी नॉन एग्जिस्टेंट और डी ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जस्ट अनदर इंडस्ट्री, बस एक और उद्योग। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में एग्रीकल्चर को भी मतलब बिजनेस या उस टाइप का एक इंडस्ट्री के हिसाब से उसे देखा जाता है। तो एग्रीकल्चर को उस टाइप का डेवलप किया जाता है कि ये एक इंडस्ट्री जैसे उभरे। क्वेश्चन नंबर 2066 द गवर्नमेंट हैज इंपॉर्टेंट रोल इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी ऑफ, एक औद्योगिक समाज में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ए प्रोटेक्टिंग इंडस्ट्रीज, बी मैनेजिंग ट्रेड एंड अदर कॉम्प्लेक्सिटीज, सी एक्सप्लॉइटिंग वर्कर्स, डी कैटरिंग टू टेक्नोक्रेट्स। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी प्रोटेक्टिंग इंडस्ट्री। ये भी तो आएगा इसमें, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा इसी में ही तो ब्रॉड ऑप्शन होगा ना, मैनेजिंग ट्रेड एंड अदर कॉम्प्लेक्सिटीज, व्यापार और अन्य जटिलताओं का प्रबंधन, ये गवर्नमेंट का रोल होगा इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। तो ऑब्वियसली उसी में ही तो इंडस्ट्री प्रोटेक्ट, मतलब प्रोटेक्शन मतलब उस टाइप का जो होगा तो दूसरा टाइप का हो जाएगा, मतलब लॉ डिमांड रोल के अगेंस्ट में जाएगा, मतलब ये होगा मतलब मैनेजिंग ट्रेड एंड अदर कॉम्प्लेक्सिटीज। और जो प्रोटेक्शन होगा तो दूसरा टाइप का होगा जो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में इंटरफेयर नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 2067 The manner of social placement in the industrial society would be based on, औद्योगिक समाज में सामाजिक नियोजन का तरीका किस पर आधारित होगा? ए वंस सीनियोरिटी, बी वंस प्रोस्पेक्टिव एबिलिटी, सी वंस बर्थ ऑर्डर और डी फैमिली गाइडेंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वंस प्रोस्पेक्टिव एबिलिटी, किसी का संभावित क्षमता के हिसाब से जो सोशल प्लेसमेंट होगा इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो बर्थ ऑर्डर या फैमिली के इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस वो सारे काम आता है, लेकिन इधर जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में सोशल प्लेसमेंट होगा बेस्ड ऑन वंस प्रोस्पेक्टिव एबिलिटी।
क्वेश्चन नंबर 2068 2068 इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड विथ आर्थिक संगठन का संबंध किससे है? ए ऑर्डरिंग ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, बी प्रोक्यूरिंग ऑफ द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, सी मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फेक्शन और डी ऑल द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द एबव। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड विथ ऑर्डरिंग ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, प्रोक्यूरिंग ऑफ द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फेक्शन। ये सारे है मानव प्रयासों का क्रम, जीवन की आवश्यकताओं का खरीद और संतुष्टि को अधिकतम करना। क्वेश्चन नंबर 2069 द प्रिमिटिव सोसाइटीज डिड नॉट वाइडली यूज आदिम समाज व्यापक रूप से किसका उपयोग नहीं करते थे? ए सेल्स, बी कैटल, सी गोड्स और डी मनी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मनी, पैसे या जिस टाइप का मनी जिस टाइप का भी हो। पहले जैसे मतलब रुपये नहीं होता था वो कौड़ी, जो कौड़ी भी मतलब आज एक्सचेंज मोड यूज होता था। नहीं, प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या होता था मतलब ज़्यादातर तो सब्सिस्टेंस जो भी मतलब हंटिंग गैदरिंग उस टाइप का हुआ, अब जो भी लिए केवल खुद के लिए कुछ एक्सचेंज, कभी कभी जो एक्सचेंज होता था वो डायरेक्टली इस चीज़ लो उस चीज़ दो, तो उस टाइप का जो बाटर होता था लो कुछ बाद हुआ। लेकिन एकदम प्रिमिटिव में जो आप मतलब खुद के लिए ही चाहते हैं तो ऐसे एक्सचेंज वो बहुत कम होता था कि आप मछली लीजिए या मछली के बदले और कुछ दीजिए, तो वो डायरेक्ट बाटर सिस्टम होता था। क्वेश्चन नंबर 2070 आदिम अर्थ द प्रिमिटिव इकोनॉमीज वेर सर्व्ड बाय द प्रिमिटिव इकोनॉमीज वेर सर्व्ड बाय आदिम अर्थव्यवस्थाओं की सेवा किसके द्वारा की जाती थी? ए रेगुलर मार्केट्स, बी वीकली मार्केट्स, सी सीजनल मार्केट्स, डी बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नियमित बाजार और साप्ताहिक बाजार। क्वेश्चन नंबर 2071 प्रिमिटिव इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस वे जनरली ऑफ द डैश टाइप आदिम आर्थिक संगठन सामान्यतः डैश प्रकार के होते थे? ए कैपिटलिस्टिक, बी मास प्रोडक्शन, सी सब्सिस्टेंस और डी मोनोपोलिस्टिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सब्सिस्टेंस, जीवन निर्वाह, केवल जीवन निर्वाह के लिए जितना ही चाहिए। जो प्रॉफिट मोटिव टाइप का, उस टाइप का जो प्रॉफिट मोटिव जो है वो प्रिमिटिव इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में देखने को नहीं मिलता था, तो वो सब्सिस्टेंस लेवल था। क्वेश्चन नंबर 2072 इन प्रिमिटिव सोसाइटीज द डीएस वाज जनरली एब्सेंट आदिम समाज में डीएस आमतौर पर अनुपस्थित था। अभी हमने बोला ए सेंस ऑफ ओब्लिगेशन, बी रिगार्ड फॉर शेयरिंग और सी प्रॉफिट मोटिव और डी कॉन्सर्न फॉर सॉलिडारिटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रॉफिट मोटिव, लाभ का उद्देश्य। लाभ का उद्देश्य जब प्रॉफिट मोटिव हुआ तभी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी उस टाइप का जो सरप्लस वैल्यू वो सब बाद में आया, जो प्रॉफिट मोटिव आया। तो प्रिमिटिव सोसाइटी में ये प्रॉफिट मोटिव जो वो नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2073 द प्रिमिटिव इकोनॉमी thrived on incentives provided by a sense of आदिम अर्थव्यवस्था किस तरह की भावना द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों पर पनपती थी? ए शेयरिंग, बी ओब्लिगेशन, सी सॉलिडारिटी और डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। शेयरिंग मतलब सहभाजन, ओब्लिगेशन दायित्व, सॉलिडारिटी एकजुटता, ये सभी के वजह से मतलब प्रिमिटिव इकोनॉमी थ्राइव किया। क्वेश्चन नंबर 2074 इन प्रिमिटिव सोसाइटीज प्रॉपर्टी वाज मीन्ट फॉर आदिम समाजों में
संपत्ति का मतलब किसके लिए था? ए एक्युमुलेशन, बी इन्वेस्टमेंट, सी डिस्प्ले एंड एक्सपेंडिचर और डी नॉन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिस्प्ले एंड एक्सपेंडिचर, प्रदर्शन और व्यय। जैसे ट्राइब जो मतलब कलेक्ट करते हैं तो मतलब उसका डिस्प्ले प्रदर्शन या व्यय करने के लिए ही, तो उसको रखना बढ़ाना उस टाइप का जो मेंटालिटी उस वक्त नहीं था। डिस्प्ले या व्यय करके वो खुद के लिए जो मतलब क्या प्रेस्टीज गेन करना चाहते हैं कि। क्वेश्चन नंबर 2075 इन परस्यूट ऑफ बेटर लिविंग मैन डेवलप्ड, बेहतर जीवन की खोज में मनुष्य ने विकसित किया। ए एग्रीकल्चर, बी कॉमर्स, सी इंडस्ट्री, डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी कृषि, व्यापार, उद्योग, ये तो बेटर लिविंग या बेटर मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो लाइफ को बेटर बनाने के लिए ही मैन ये सब डेवलप किया है। क्वेश्चन नंबर 2076 हु हैड पॉइंटेड आउट that the sum spent on marriage and death ceremonies in India could have increased investment by more than 50%? किसने बताया था कि भारत में विवाह और मृत्यु समारोहों पर खर्च की गई राशि से निवेश में 50% से अधिक की वृद्धि हो सकती थी? ए हॉटन एंड हॉन्ट, बी फ्रॉयड और डी लंबर्ट एंड होस्लेस और डी मार्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लंबर्ट एंड होस्लेस। उन्होंने जो लिखा था कि ये एडिट किया था जो द रोल ऑफ सेविंग्स एंड वेल्थ इन साउदर्न एशिया एंड द वेस्ट, इसमें रिचर्ड लंबर्ट एंड बर्ट होस्लेस ने ये उल्लेख किया कि होस्लेस द्वारा संपादित दक्षिण एशिया और पश्चिम में बचत और धन की भूमिका, ये जो एडिट किए थे इसमें ये उल्लेख किए थे कि जितना शादी या विवाह या मृत्यु समारोह में खर्च होता था तो इन्वेस्टमेंट 50% तक बढ़ सकता था। क्वेश्चन नंबर 2077 प्रॉपर्टी इज ए डीएस कॉन्सेप्ट। संपत्ति एक डीएस संकल्पना है। ए साइकोलॉजिकल, बी पर्सनल, सी सोशल और डी इकोनॉमिक। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा सोशल, कि द आइडिया प्रॉपर्टी ओनली मेक्स सेंस इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट। लास्की ने कहा कि प्रॉपर्टी इज ए सोशल फैक्ट, तो सामाजिक है, ये सामाजिक संकल्पना है। तो इकोनॉमी जो है वो अनदर मतलब पार्ट ऑफ मतलब उसी में सोशल कंटेक्स्ट में ही एक स्पीयर है, एक पार्ट है इकोनॉमिक। तो संपत्ति का विचार केवल सामाजिक संदर्भ में ही समझ में आता है। लस्की ने कहा कि संपत्ति एक सामाजिक तथ्य है, तो सोशल कंसेप्ट है प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 2078 who has defined property as goods or services that society gives an individual the exclusive right to possess, use and dispose of? किसने संपत्ति को वस्तुओं या सेवाओं के रूप में परिभाषित किया है जो समाज किसी व्यक्ति को रखने, उपभोग करने या निपटाने का विशेष अधिकार देता है? ए मकाइवर एंड पेज, बी बेनेडिक्ट, सी डुर्खिम और डी एंडरसन एंड पार्कर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एंडरसन एंड पार्कर। एंडरसन एंड पार्कर ने इस टाइप का डिफाइन किया है प्रॉपर्टी को, ऐसे डिफाइन किया है कि प्रॉपर्टी एज गुड्स एंड सर्विसेज दैट सोसाइटी गिव्स एन इंडिविजुअल द एक्सक्लूसिव राइट टू पोजेस, यूज एंड डिस्पोज ऑफ इट।
क्वेश्चन नंबर 2079 प्रॉपर्टी राइट्स संपत्ति के अधिकार। ऑप्शन है ए आर रेगुलेटेड बाय नॉर्म्स, बी इन्वॉल्व सोशल रिकॉग्निशन, और सी एग्जिस्ट अंडर लॉ, और डी ऑल द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द एबव। संपत्ति का अधिकार मानदंडों द्वारा विनियमित है और सामाजिक मान्यता शामिल है, कानून के तहत मौजूद है। तो ऊपर के सभी जो है ये प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं। तो प्रॉपर्टी राइट्स आर रेगुलेटेड बाय नॉर्म्स, प्रॉपर्टी राइट्स इन्वॉल्व सोशल रिकॉग्निशन, और प्रॉपर्टी राइट्स एग्जिस्ट अंडर लॉ। क्वेश्चन नंबर 2080 हु हैज रिटन इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी किसने लिखी है? ए जॉनसन, बी बोटोमो, सी वेबर, और डी माकी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जेम्स बी मैकी ने 1969 में ओरिजिनली पब्लिश हुआ था इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। बोटोमो ने 1962 में लिखा था सोशियोलॉजी ए गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 2081 who has observed that economic activity is closely involved in the distribution of status and prestige। किसने देखा है कि आर्थिक गतिविधि स्थिति और प्रतिष्ठा के वितरण में निकटता से शामिल है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज क्लोजली इन्वॉल्व्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टाटस एंड प्रेस्टीज। मतलब स्टाटस और प्रेस्टीज डिस्ट्रीब्यूट होने में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब इन्वॉल्वमेंट, क्लोज इन्वॉल्वमेंट रहता है। ए मकाइवर, बी मार्की, सी मॉर्टन, और डी पार्सन्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जेम्स बी मार्की ने ऐसे कहा है। क्वेश्चन नंबर 2082 who has remarked that property is to be conceived in terms of the control of man over things। property is to be conceived in terms of the control of man over things। किसने टिप्पणी की है कि संपत्ति की कल्पना चीजों पर पुरुषों के नियंत्रण के संदर्भ में की जानी है? ए बोटोमो, बी पेज, सी हबहाउस, और डी टाइलर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लियोनार्ड ट्रेलॉनी हबहाउस। इसने ऐसे रिमार्क दिया है कि प्रॉपर्टी इज टू बी कंसीव्ड इन टर्म्स ऑफ द कंट्रोल ऑफ मैन ओवर थिंग्स। एलटी हबहाउस ने ऐसा रिमार्क दिया है। Question number 2083 Monu has indicated that in ancient India there was communal ownership। जो मनु थे, जो मनुस्मृति लिखे थे, मनु ने संकेत दिया है कि प्राचीन भारत में सामुदायिक स्वामित्व था। किसमें जो है वो सामुदायिक स्वामित्व था। ए ऑफ लैंड, बी ऑफ रिवर्स, सी ऑफ कैटल, और डी ऑन पास्चुरेज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पास्चुरेज। पास्चुरेज जो है चरागाह पर है, जो गोचर बोलते हैं। मतलब कुछ जो हिमालय ट्राइब से जो ट्रांस ह्यूमन्स प्रैक्टिस करते हैं, मतलब विंटर में नीचे आ जाते हैं, मतलब हिमालय के नीचे आ जाते हैं, और जो मतलब समर में ऊपर जाते हैं। उनके जो क्या बोलते हैं सीप्स या गोट्स के लेके वो नीचे ऊपर रहते हैं। समर में ऊपर जाते हैं, फिर विंटर ज़्यादा ठंड हो जाती है तो नीचे के ओर आते हैं। तो वो ट्रांस ह्यूमन प्रैक्टिस करते हैं जो ट्राइब से, जैसे भूतियास, चांगपास, गद्दीस, कन्नेट्स, कौलिस, गुज्जर्स, बकरवाल्स, ऐसे हैं हिमालय जनजातियों जो पारगमन का अभ्यास करती हैं। वो है भूतिया, चांगपास, गद्दी, कानेट, कोली, गुज्जर, बकरवाल। तो उस टाइप का जो है मतलब वो लेके आएंगे उनके बकरे, क्या तो उसको क्या बोलते हैं, जिसके ज़मीन पे वो चराते हैं तो वो खरीदते हैं। तो उसी जो स्टेट में वो जाते हैं उसी स्टेट में भी रूल्स बनाया गया है कि अगर फसल
काटा ले गया है, मतलब फसल अभी नहीं है, तो वो फ्रीली वो जो ट्रांसह्यूमन्स रेस है वो चरा सकते हैं, उनके जो बकरी वगैरह चरा सकते हैं, वो उनका अधिकार है। तो ऐसे मनु भी कहा था कि जो चरागाह पर वो कम्युनल ओनरशिप था, केवल पर्टिकुलर एक लोग का नहीं था। तो वो एरिया में मतलब कम्युनल था, सामुदायिक था। क्वेश्चन नंबर 2084. According to Monu, DS was a way declared by law to have no wealth exclusively his or her own. मनु के अनुसार DS को कानून द्वारा घोषित किया गया था कि उनके पास विशेष रूप से अपना कोई धन नहीं है। वो जो कौन है, किसके बारे में मनु बोल रहे हैं कि उनके जो है मतलब अपना कोई धन नहीं होता है। ए सन, बी वाइफ और सन, सी स्लेव और वाइफ, और डी सन, वाइफ और स्लेव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये तीन के बारे में मनु ने बोला है, सन, वाइफ और स्लेव। तो इनके जो अपना मतलब खुद का अपना का कोई धन नहीं होता था, तो जिसके अंडर है तो वो जो कमाते हैं तो वो जिसके अंडर है तो उनका है, मतलब सन जो है, बेटा जो है, वो जो कमाएगा वो तो पापा का होगा। वाइफ यदि कुछ कमाएगा तो वो पति का होगा, और स्लेव जो कमाएगा तो मास्टर का होगा, मतलब गुलाम जो कमाएगा तो उसका मास्टर का होगा। तो उनके खुद का नहीं होगा। वो यही तीनों के बारे में मनु ने बोला है कि इनके मतलब डिक्लेयर बाय लॉ कि टू हैव नो वेल्थ एक्सक्लूसिवली हीज और हर ओन, तो उनका खुद नहीं होगा। वो जो कमाएंगे तो उनके जिसके अंडर वो है तो वो जो संपत्ति वो जो धन उनके होंगे जिसके अंडर वो है। क्वेश्चन नंबर 2085. In ancient Indian city, DS property was held in joint ownership. प्राचीन भारतीय शहर में DS संपत्ति संयुक्त स्वामित्व में थी। ए टेम्पल, बी विलेज, और सी कास्ट, और डी फैमिली। एंशिएंट इंडियन सिटी DS प्रॉपर्टी वाज हेल्ड इन जॉइंट ओनरशिप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फैमिली, परिवार जो। क्वेश्चन नंबर 2086. Which is a movable property? चल संपत्ति कौन सी है जो इसमें जो प्रॉपर्टी है जो मूव कर सकता है, तो कौन सा है? ए हाउस, बी लैंड, सी गोल्ड, और डी फैक्ट्री। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गोल्ड, सोना। बाकी जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये सोना हम इधर से उधर ले सकते हैं, लेकिन घर और जमीन, हाँ, फैक्ट्री, वो हम इधर से उधर उठा के नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 2087. पब्लिक प्रॉपर्टी इज एनीथिंग ओन्ड बाय। सार्वजनिक संपत्ति किसके स्वामित्व में है? ए द स्टेट, बी एनी एजेंसी ऑफ द स्टेट, सी बोथ ए एंड बी, और डी नाइदर ए नॉर बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। पब्लिक प्रॉपर्टी इज एनीथिंग ओन्ड बाय द स्टेट और एनी एजेंसी ऑफ द स्टेट। सार्वजनिक संपत्ति राज्य के या राज्य के कोई एजेंसी के स्वामित्व में होगा। क्वेश्चन नंबर 2088. According to whom is a son during the lifetime of his parents dependent even though he be grown old? किसके अनुसार पुत्र अपने माता पिता के जीवन काल में बूढ़ा होने पर भी आश्रित होता है? ए मोनु, बी नारद, सी मेधातिथि, और डी मीचेल्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नारद मुनि। तो ये भी है कुछ नारद पुराण उस टाइप का भी है, नारद स्मृति भी है, तो उसी में ये वर्णित है कि सन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हिज पेरेंट्स डिपेंडेंट इवन दो ही बी ग्रोन ओल्ड।
Question number 2089. Corporations recognized under law own property called DS property. कानून के तहत मान्यता प्राप्त निगमों की अपनी संपत्ति है जिसे DS संपत्ति कहा जाता है. A लीगल, B बिजनेस, C कॉर्पोरेट और D मर्केंटाइल. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कॉर्पोरेट, निगमित. कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेशन जो होल्ड करते हैं उनके जो ओन प्रॉपर्टी उसे कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 2090 व्हिच इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. व्हिच इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. अचल संपत्ति कौन सी है? ए सिल्वर, बी गोल्ड, सी लैंड और डी कॉइन्स. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भूमि. भूमि जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बाकी तीनों मूवेबल प्रॉपर्टी है. क्वेश्चन नंबर 2091. द शेयर होल्डर्स डीएस ए कॉर्पोरेशन बट डू नॉट डीएस इट. शेयर धारक एक निगम के डीएस हैं लेकिन इससे डीएस नहीं करते हैं. ए ओन पोजेस, बी पोजेस कंट्रोल, सी ओन कंट्रोल और डी कंट्रोल ओन. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ओन कंट्रोल. शेयर होल्डर्स ओन ए कॉर्पोरेशन बट डू नॉट कंट्रोल इट. शेयर धारक एक निगम के मालिक हैं लेकिन इसे नियंत्रण नहीं करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2092. डिवीजन ऑफ लेबर इज कॉज्ड बाय. श्रम विभाजन किसके कारण होता है? ए माइग्रेशन, बी ट्रेनिंग, सी टेक्नोलॉजी और डी ऑल ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. प्रवास, प्रशिक्षण, तकनीकी, मतलब ये सभी जो है मतलब डिवीजन ऑफ लेबर कॉज्ड बाय, श्रम विभाजन के कारण होते हैं ये सारे. माइग्रेशन, प्रशिक्षण, तकनीकी. क्वेश्चन नंबर 2093. इन प्रिमिटिव सोसाइटीज डिवीजन ऑफ लेबर. आदिम समाजों में श्रम विभाजन. ए डज नॉट एग्जिस्ट, बी कैन नॉट एग्जिस्ट, सी इज नॉट बेस्ड अपॉन स्पेशलाइजेशन, डी नन ऑफ द एबव. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. इन प्रिमिटिव सोसाइटीज डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट बेस्ड अपॉन स्पेशलाइजेशन. आदिम समाजों में श्रम विभाजन विशेषीकरण पर आधारित नहीं है. तो प्रिमिटिव सोसाइटी में मतलब सेक्स बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता था. मतलब जो पुरुषों हैं मतलब मेन जो है वो हंटिंग करने के लिए जाते थे और घर का रसोई या खाना बनाना उस टाइप का मतलब महिला लोग करते थे. तो बेसिकली हंटिंग जो है वो मेल लोग करते थे. तो उस टाइप का जो मतलब बेस्ड ऑन सेक्स डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन सेक्स इस टाइप का होता था सिंपल. लेकिन ये जो स्पेशलाइजेशन या वगैरह इस टाइप का नहीं था. क्वेश्चन नंबर 2094. द वर्ण सिस्टम वाज ए डिवीजन ऑफ लेबर. वर्ण व्यवस्था श्रम का विभाजन थी. ए बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, बी बेस्ड ऑन ट्रेनिंग और सी एनेबलिंग रूल एक्सचेंज और डी ऑल द एबव. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द एबव. जो पुरुष सूक्त 10th मंडल है ऋग्वेद का पुरुष सूक्त, इसमें वर्णन किया गया है जो 4 वर्ण के बारे में. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. जो ब्राह्मण है वो प्रीस्ट, टीचर्स, इंटेलेक्चुअल और क्षत्रिय जो है वो वॉरियर्स, किंग्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स. वैश्य जो है एग्रीकल्चरिस्ट, ट्रेडर्स, फार्मर्स और शूद्र जो है वर्कर्स, लेबरर्स, आर्टिजन्स उस टाइप का. तो वो बेस्ड ऑन योग्यता के आधार पर उस टाइप का जो वर्णन किया गया हिंदू ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर के हिसाब से. ब्राह्मण जो है पुजारी, शिक्षक, बुद्धिजीवी. क्षत्रिय जो है योद्धा, राजा, प्रशासक. वैश्य जो है कृषिविद, व्यापारी, किसान और शूद्र जो है श्रमिक, मजदूर, कारीगर. तो बेस्ड ऑन ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, वो जो मतलब ट्रेनिंग होता था फैमिली बेस्ड ट्रेनिंग होता था. बाप बेटा को सिखाता था. एनेबलिंग रूल एक्सचेंज, भूमिका विनिमय को सक्षम करना. तो मैं आपके लिए ये करता हूं, आप मेरे लिए वो कर दीजिए, उस टाइप का जो. क्वेश्चन नंबर 2095.
डिवीजन ऑफ लेबर इन सिंपल सोसाइटीज इन्वॉल्व, साधारण समाजों में श्रम विभाजन में शामिल है ए मियर शेयरिंग ऑफ लेबर और बी स्पेशलाइजेशन, सी बोथ ए एंड बी और डी नाइदर ए नॉर बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मियर शेयरिंग ऑफ लेबर। स्पेशलाइजेशन और सिंपल सोसाइटी में उस टाइप का नहीं था, केवल श्रम का सहभाजन। जैसे हंटिंग करने के लिए गए तो ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में जाने पे मतलब हंटिंग जो है इजी हो जाता है, तो इजीली आराम से बहुत सारे मतलब क्या खाना मतलब जुगाड़ कर सकते हैं या हंटिंग ठीक से कर पाते हैं ग्रुप में। Question number 2096. DS has discussed at length the social functions of the division of labor. DS ने श्रम विभाजन के सामाजिक कार्यों की विस्तार से चर्चा की है। ए दुर्खे, बी वेबर, सी पार्सन्स और डी मॉर्टन। किसने मतलब सोशल फंक्शंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर को मतलब विस्तार से मतलब डिस्क्राइब किया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दुर्खिम। दुर्खिम जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो फर्स्ट पब्लिश हुआ था द डिवीजन ऑफ लेबर इन 1893। उसके बाद आया द रोल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895। देन आया सुइसाइड 1897 और जो बाद में आया द एलिमेंटरी फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912। तो ये जो 1 2 3 4 ये जो 4 है मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स है दुर्खेम का, और बहुत सारे वर्क्स भी है उनके, लेकिन ये जो 4 है वो क्लासिक वर्क्स ऑफ दुर्खेम माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2097। द डीएस सिस्टम इंटीग्रेटेड द जाति सिस्टम। डीएस प्रणाली ने जाति व्यवस्था को एकीकृत किया। ए एंडोगेमस मैरिज, बी बैंकिंग, सी इंटरकास्ट मैरिज और डी जजमानी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जजमानी सिस्टम। द जजमानी सिस्टम इंटीग्रेटेड द जाति सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2098। द जाति सिस्टम जाति व्यवस्था ए was division of labor, B was hereditary, C render change of role difficult, D all the above। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द above। जाति सिस्टम जो है वो श्रम विभाजन था। द जाति सिस्टम वाज डिवीजन ऑफ लेबर और द जाति सिस्टम वाज हेरिडिटरी। जाति व्यवस्था वंशानुगत था और द जाति सिस्टम रेंडर चेंज ऑफ रोल डिफिकल्ट। जाति व्यवस्था जो है भूमिका का परिवर्तन मुश्किल कर देता था। क्वेश्चन नंबर 2099। मार्क्स हेल्ड डीएस टू बी द रिजल्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड द कॉज ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। मार्क्स ने डीएस को शोषण का परिणाम और वर्ग संघर्ष का कारण माना। ए मनी, बी प्राइवेट प्रॉपर्टी और डी सी लैंड और डी बैंक्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्राइवेट प्रॉपर्टी निजी संपत्ति। मार्क्स हेल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी टू बी द रिजल्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड द कॉज ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। जो मार्क्स ने मतलब निजी संपत्ति को शोषण का परिणाम और वर्ग संघर्ष का कारण माना। क्वेश्चन नंबर 2100 मतलब 2100। हु हैज रिटन हिंदू सिविलाइजेशन। हिंदू सभ्यता किसने लिखी है। ए मनु, बी होमन्स, सी मार्स और डी डॉक्टर आर के मुखर्जी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राधा कुमोद मुखर्जी। 1963 में ये किताब पब्लिश हुआ था हिंदू सिविलाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें थोड़ा बूस्टर मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।